20 अप्रैल 2026 की उस दोपहर के बारे में जरा सोचिए। मतलब राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक 4,400 एकड़ का इतना विशाल, इतना मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है। हाँ, HRJRL रिफाइनरी। बिल्कुल। और अगले ही दिन देश के प्रधानमंत्री वहां आने वाले हैं। एकदम ग्रैंड उद्घाटन होने वाला है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, मतलब तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। लेकिन तभी दोपहर के ठीक 2 बजते हैं। हाँ, और अचानक इस पूरे आसमान में काले धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार उठने लगता है। मतलब 79,457 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ से ज्यादा का वो प्रोजेक्ट, जिसे देश की एनर्जी इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा शोपीस बनना था, मेरा मतलब बनना था, वो रिबन काटने से ठीक 24 घंटे पहले एक भयानक आग का शिकार हो जाता है। जो कि एक आम घटना तो बिल्कुल नहीं थी। इसी आग और इसके पीछे छुपे कारणों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। हमारे सोर्सेज हैं ऑफिशियल जांच रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा, OISD की सेफ्टी रिपोर्ट्स, मीडिया और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी एनालिसिस। हमारा मिशन ये समझना है कि ये विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आखिर फेल कैसे हुआ। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ उस एक दिन की टेक्निकल खराबी नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल नहीं। जब हम इस तरह की बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर्स को उनकी पड़ताल करते हैं ना, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ये जो धुआं था, ये एक्चुअली कई सालों के भयानक फाइनेंशियल प्रेशर, आउट ऑफ कंट्रोल बजट और सेफ्टी रूल्स की लगातार अनदेखी का एक डरावना क्लाइमैक्स था। यानी एक दिन की गलती नहीं थी। सही कहा। जब किसी प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा लोन हो और उसके ऊपर इतनी बड़ी पॉलिटिकल डेडलाइंस थोप दी जाएं, तो सिस्टम टूटता ही है। हाँ, उसकी नींव में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और 20 अप्रैल को यही दरारें एक ब्लास्ट के रूप में बाहर आईं। तो चलिए फिर सबसे पहले उस दिन पर चलते हैं। दोपहर 2 बजे आग लगी कहाँ थी? रिपोर्ट कहती है कि ये रिफाइनरी के बिल्कुल टेक्निकल दिल में लगी थी, जिसे क्रूड एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDU VDU कहते हैं। सही बात है। उसके हाई प्रेशर हीट एक्सचेंजर में एक ब्लास्ट हुआ था। अब जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन्हें बताना जरूरी है कि ये CDU VDU एक तरह से रिफाइनरी का पेट होता है या मेन गेटवे होता है। यही वो जगह है जहां कच्चे तेल को उबालकर अलग-अलग हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ा जाता है। पर उस वक्त वहां प्री कमिश्निंग चल रही थी। और यही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री कमिश्निंग। क्यों? थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, किसी भी बड़ी रिफाइनरी या केमिकल प्लांट को बनाते वक्त ये फेज सबसे नाजुक होता है। प्री कमिश्निंग में आप नए प्लांट में सीधा असली कच्चा तेल नहीं डालते। तो क्या डालते हैं? आप नई बिछाई गई हजारों किलोमीटर लंबी उन स्टील पाइपलाइंस और हीट एक्सचेंजर्स के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर वाले केमिकल्स और गैस भरते हैं। टेस्टिंग के लिए। अच्छा, बेसिकली ये चेक करने के लिए कि वो प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। ये देखना होता है कि कहीं कोई वेल्डिंग तो कमज़ोर नहीं रह गई या मेटल इतना एक्सट्रीम प्रेशर बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं। अब जिस हीट एक्सचेंजर में ब्लास्ट हुआ, उसकी मेटल क्वालिटी यानी उसकी मेटलॉजिकल इंटेग्रिटी पर यहाँ सीधा सवाल उठता है। मतलब स्टील ही खराब था। या तो स्टील की क्वालिटी से समझौता हुआ था या फिर उन्होंने टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को जल्दबाजी में बाईपास कर दिया। वाह। इसको मैं ऐसे सोच रही थी, जैसे आपने कोई करोड़ों की महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी हो। हाँ हाँ। और कंपनी पर कार जल्दी डिलीवर करने का इतना दबाव हो कि उसके मैकेनिक ने कार के मेन इंजन ब्लॉक को किसी सस्ते सुपर ग्लू से चिपका दिया हो। सही एनालॉजी है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर कोई एक खोखला डब्बा तो होता नहीं है। उसके अंदर सैकड़ों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो भयानक प्रेशर पर काम करती हैं। अगर एक भी ट्यूब की वेल्डिंग कच्ची है ना, तो वो फट जाएगी एकदम। उस एक्सट्रीम प्रेशर में एक चेन रिएक्शन होता है और पूरा यूनिट तबाह हो जाता है। 20 अप्रैल को ठीक यही चेन रिएक्शन हुआ था। लेकिन इस आग के बाद जो हुआ वो तो और भी अजीब है। जब ब्लास्ट हुआ तो वहां लगभग 30-35 फायर टेंडर्स बुलाए गए, पर आग बुझाने से ज्यादा वहां भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और वहां सबसे ज्यादा काम कौन आया? वहां पहले से मौजूद 5,000 पुलिस वाले। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वो पुलिस वहां इसलिए नहीं थी कि उन्हें आग लगने का अंदेशा था। बिल्कुल नहीं, वो तो वीआईपी ड्यूटी पर थे। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री के उद्घाटन की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पहले से वहां थे। एक तरह से उन्हीं की वजह से भगदड़ नहीं मची। 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया
और सबसे अच्छी बात ये रही कि कोई जान नहीं गई। एक बहुत बड़ी आयरनी देखिए इसमें, जिस वीआईपी इवेंट की जल्दबाजी की वजह से ये टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई, हाँ, उसी वीआईपी की सिक्योरिटी में आई पुलिस ने वहां एक बहुत बड़ा हादसा और भगदड़ होने से रोक लिया। वाह क्या बात है। लेकिन यहाँ से एक नया एंगल खुलता है, जल्दबाजी का एंगल। मतलब प्रोजेक्ट की जो ऑफिशियल टेक्निकल डेडलाइन थी, जिसको एसपीओडी या शेड्यूल्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट कहते हैं, वो 1 जुलाई 2026 थी। हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 1 जुलाई ही थी। तो फिर 21 अप्रैल को रिबन काटने की ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? देखिए, इंजीनियरिंग एक बहुत ही सख्त विज्ञान है। ये किसी के पॉलिटिकल कैलेंडर या इलेक्शंस या इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलता। 1 जुलाई की डेडलाइन का सीधा मतलब है कि आपके पास अभी टेस्टिंग और सेफ्टी चेक्स के लिए पूरे 2.5 महीने बचे थे। जिसको इन्होंने बायपास कर दिया। वही तो, जब आप उस प्रोसेस को कंडेंस करके 10 दिन में पूरा करने का प्रेशर डालते हैं, तो जाहिर है लोग शॉर्टकट्स लेंगे। यहाँ हम एक बात क्लियर कर दें अपनी रिपोर्टाज को लेकर। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम बस सोर्सेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। उस वक्त की अगर हम खबरें देखें तो विपक्षी नेताओं जैसे टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने उस वक्त की बीजेपी सरकार पर बहुत सीरियस आरोप लगाए थे। उन्होंने इसको एक मार्केटिंग गिमिक कहा था। हाँ, उनका मानना था कि एक आधे अधूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए फोर्स तरीके से चालू किया जा रहा था। लेकिन मेरे काउंटर सवाल है आपसे, बोलिए। क्या हम सारा ब्लेम सिर्फ पॉलिटिशियंस पर डाल सकते हैं? मतलब देश में OISD यानी ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट जैसी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इतने सीनियर इंजीनियर्स हैं, वो सब एक पॉलिटिकल डेडलाइन के आगे ऐसे घुटने क्यों टेक देते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। सवाल आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें सिस्टम की रियलिटी समझनी पड़ेगी। जब किसी प्रोजेक्ट पर नेशनल इंपॉर्टेंस का लेबल लग जाता है ना, ओह, तब प्रेशर अलग होता है। बहुत ज्यादा। पता है, OISD की 2024 से 26 की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए। पूरे देश में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का बहुत बुरा हाल था। मैंने पढ़ी है वो रिपोर्ट्स। कहीं क्रेन गिर रही है, कहीं नई पाइपलाइंस फट जा रही हैं। एक जगह तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की दीवार ही मजदूरों पर गिर गई थी। ये सब क्यों हो रहा था? इसको बोलते हैं हाइपर एक्सेलरेटेड कंस्ट्रक्शन, यानी लिमिट से ज्यादा तेजी से काम करवाना। मतलब लोग डबल शिफ्ट्स में काम कर रहे होंगे, रात भर वेल्डिंग हो रही होगी। और जब एक मजदूर पिछले 15 घंटे से लगातार वेल्डिंग कर रहा है, तो फटीग की वजह से गलती होगी ही, और क्वालिटी इंस्पेक्टर पर भी दबाव होगा कि सुबह तक क्लियरेंस दे दो। तो वो टेस्टिंग स्किप कर देगा। बिल्कुल, वो हर एक वेल्ड का एक्सरे चेक नहीं करेगा। जो एक सेफ्टी कल्चर होता है ना किसी हाई रिस्क इंडस्ट्री में, वो यहाँ पूरी तरह खोखला हो चुका था। पर देखिए, इस प्रेशर का एक और बहुत बड़ा रीजन था। सिर्फ डेट्स की बात नहीं थी, बात थी पैसे की। और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं था। प्रोजेक्ट की लागत आउट ऑफ बाउंड्स जा चुकी थी। वहां आते आते फाइनेंशियल कैलकुलेशंस ही बिगड़ चुकी थी। शुरुआत 2018 में हुई थी, तब बजट था करीब 43,129 करोड़। लेकिन 2026 तक आते आते ये छलांग मारकर 79,457 करोड़ हो गया। 84% का एस्केलेशन, ये किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। पूरा लगभग $9.5 बिलियन। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। पहले तो कोविड ने आकर सब कुछ रोक दिया, सप्लाई चेन्स टूट गईं। फिर जब दुनिया दोबारा खुली तो एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आई। ये वर्ड बहुत सुना है मैंने, सुपर साइकिल। ग्राउंड लेवल पर इसका क्या मतलब होता है? ग्राउंड लेवल पर इसका मतलब है कि अचानक से पूरी दुनिया में स्टील, लोहा और बाकी रॉ मटेरियल्स की डिमांड आसमान छूने लगी। ग्लोबल मार्केट में स्टील के दाम 45% बढ़ गए। अब आप खुद सोचिए, एक रिफाइनरी किस चीज से बनती है? स्टील से ही बनती है, पाइप्स, टैंक, सब कुछ। वही तो, जब आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल ही 45% महंगा हो जाए तो बजट तो बिगड़ेगा ही। ऊपर से रुपया डॉलर के मुकाबले 15% गिर गया, उसका क्या असर हुआ? जो टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही थी वो और महंगी हो गई। एग्जैक्टली। और जब लागत इतनी बढ़ी तो प्रोजेक्ट के जो मेन पार्टनर्स थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, ये जानना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL की 74% हिस्सेदारी है और राजस्थान सरकार की 26%। तो जब खर्चा डबल हो गया तो रूल के हिसाब से दोनों को और पैसा डालना था। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से पैसे नहीं आए। एक टाइम पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए रोक लिए गए। उस वक्त के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आकर ओपन स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम पर पैसा नहीं दिया
तो हम उनकी हिस्सेदारी 26% से घटाकर सीधा 16% कर देंगे। उन्होंने ओपनली तालम टोल करने का आरोप लगाया था। अब इसको एक आम जिंदगी की स्थिति से समझिए। मान लीजिए दो लोग मिलकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आधा बन चुका है। और अचानक कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि खर्चा दुगना हो गया। सही बात। अब उनमें से एक पार्टनर अपना वॉलेट निकालने में आनाकानी करने लगे और कंस्ट्रक्शन लटक जाए, तो इसका असर किस पर पड़ेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर पर। उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई जल्दी चालू करो, थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर कस्टमर आना शुरू हो जाए ताकि कैश फ्लो आए। वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। अगर हम इस प्रोजेक्ट का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें ना, तो वो डरावना था। 2:1 यानी 2.1 का रेशियो था। बैंकों का कर्जा ही लगभग 48,000 करोड़ रुपए था। 48,000 करोड़। अब जरा इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। एक एक दिन की देरी का मतलब करोड़ों रुपए का ब्याज बढ़ रहा था। एकदम। प्रोजेक्ट मैनेजर्स पर कंटिन्यूअसली डंडा चल रहा था कि बस जल्दी से वॉल्व खोलो और मशीन स्टार्ट करो और हमें तेल बेचना शुरू करना है, वरना बैंक्स हमें खा जाएंगे। जब फाइनेंशियल टेंशन इतनी ज्यादा होती है ना, तो इंजीनियर की सेफ्टी मैनुअल उसके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन एक नेचुरल सवाल उठता है यहाँ। मतलब इतना पंगा चल रहा था, लागत डबल हो गई, स्टेट सेंटर लड़ रहे हैं, हजारों करोड़ का कर्जा है, तो इसे बीच में छोड़ क्यों नहीं दिया? सरकार इसमें पैसा फेंकना बंद करके बाहर क्यों नहीं आ गई? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चालू हो जाता तो ये एक प्योर गेम चेंजर था। और इसका राज छुपा है एक नंबर में, NCI 17.0। NCI यानी नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। श्रोताओं के समझने के लिए ये 17.0 कितना बड़ा नंबर है? ये दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरीज का बेंचमार्क है। भारत में देखा जाए तो शायद सिर्फ रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी इस लीग में आती है। 17.0 का मतलब है कि ये मशीन दुनिया का सबसे खराब, सबसे घटिया क्वालिटी का और हाई सल्फर कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती है, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही कोड़ियों के दाम मिलता होगा। बिल्कुल। आप कचरा तेल खरीदो और उसे रिफाइन करके सोना बना दो। लेकिन सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, इसका असली मैजिक है पेट्रोकेमिकल्स। हाँ, रिपोर्ट्स में है कि इसका लगभग 26% आउटपुट, जो कि 2.4 मिलियन मेट्रिक टन है, वो सीधा पेट्रोकेमिकल्स होगा। जैसे कि पॉलीप्रोपिलीन, LLDP, HDP। अब इसका क्या फायदा है? आज पूरी दुनिया EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है, तो आने वाले वक्त में पेट्रोल की डिमांड तो गिरेगी ही। सही पकड़ा आपने। तो ऐसे में आज से 20 साल बाद ये खरबों रुपए की रिफाइनरी बेकार ना हो जाए, उसके लिए इसे फ्यूचर प्रूफ किया गया है। डिमांड गिरेगी फ्यूल की, पर प्लास्टिक और केमिकल्स की डिमांड तो हमेशा रहेगी ना। ओह, यानी ये भारत का इंपोर्ट बिल बचाएगा। जी मैंने है। पढ़ा था लगभग 26,000 करोड़ रुपए सालाना बच सकते हैं इससे। जी हाँ, ये हमारी सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा पिलर है। पर देखिए, मेरा ध्यान एक और चीज पे जा रहा है। इस रिफाइनरी के पास एक RPZ यानी राजस्थान पेट्रोजोन बनाया जा रहा है। आइडिया ये था कि इस कच्चे माल का इस्तेमाल करके छोटे छोटे MSMEs वहां फैक्ट्री लगाएंगे। MSMEs का एक पूरा इकोसिस्टम बनने वाला था। लेकिन अब अगर उन्हीं MSME वालों ने ये देखा होगा कि जिस प्लांट से हमें माल मिलना है उसके कोर यूनिट में ही ब्लास्ट हो गया उद्घाटन से पहले, तो क्या उनका कॉन्फिडेंस, उनका भरोसा नहीं टूट गया होगा? जो वहां अपनी जिंदगी भर की सेविंग लगाने वाला था, वो तो डर गया होगा ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी HRL के आगे। पेपर पर नंबर्स दिखाना आसान है, पर जमीन पर इन्वेस्टर का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। और इसी आग को बुझाने, मतलब लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तरीके से, इसकी जिम्मेदारी एक इंसान के कंधों पर है, विकास कौशल। HPCL के जो नए CMD हैं और उनके बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टिपिकल सरकारी सिस्टम से नहीं आते। नहीं, वो एक हार्डकोर प्राइवेट सेक्टर के आदमी है। उन्होंने AT करनी जैसी टॉप ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म में 17 साल काम किया है। एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट। बिल्कुल। अब आप तस्वीर देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर के शार्प माइंड को अब एक सरकारी महा प्रोजेक्ट का कबाड़ा साफ करना है। उन्हें इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना है और उन्हें रातों रात हजारों करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने हैं। उनका काम आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने इंटरनल सिस्टम या इंजीनियर्स से डील नहीं करना है। मुझे इस पूरे मैटर में एक बहुत ही डरा देने वाली बात पता चली थी। क्या थी वो? बात न तो पैसे की है और ना इंजीनियरिंग की। बात है इस रिफाइनरी की लोकेशन की। ये बलोत्रा बाड़मेर में है, जो कि इंडो पाक बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। हाँ, ये बॉर्डर के इतना करीब है कि इसे एक आम इंडस्ट्रियल एरिया नहीं माना जा सकता।
ये एक मिलिट्री जोन जैसी सेंसिटिविटी रखता है। और अगर हम जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज यूज करें तो इसे एसिमेट्रिक थ्रेट्स कहते हैं। जब एक देश अपना सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मन के बॉर्डर के इतने पास बनाता है तो वो सीधा निशाने पर होता है। याद है मई 2025 में क्या हुआ था? ड्रोन क्राइसिस, पता है उस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन्स वहां बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे। वहां उस टाइम रेड एयर अलर्ट जारी हुआ था और उसका असर सीधा कंस्ट्रक्शन पर पड़ा था। बिल्कुल। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां मिलिट्री ब्लैकआउट लगा दिया गया था। मतलब 4400 एकड़ के उस पूरे प्रोजेक्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी गई ताकि ड्रोन्स को आसमान से प्लांट ना दिखे। जिसका सीधा सा रिजल्ट ये हुआ कि नाइट शिफ्ट्स बंद हो गई। काम रुक गया, डीले हुआ तो फिर वही बजट और बढ़ गया। ये तो एक विशेष साइकिल है। और ये अकेले एचआरएल की कहानी नहीं है। हमने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेंड देखा है। 2026 के शुरू में सऊदी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर क्या हुआ, या फिर 2025 में लगातार 17 रिफाइनरीज पर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने जो आग लगाई थी, वो क्लियर एग्जाम्पल हैं। मतलब आजकल जंग मिसाइल से नहीं, इन सस्ते छोटे ड्रोन से लड़ी जा रही है जो डायरेक्टली आपके तेल के कुएं और रिफाइनरीज को टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली। हाइड्रोकार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल सबसे आसान और बड़ा टारगेट है। आसमान का खतरा तो चलिए एक बार को समझ में आता है, उसके लिए रडार्स होंगे, लेकिन जमीन का क्या? आप हनुमान गोदारा वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं ना? हाँ, दिसंबर 2025 एक आम सा आदमी हनुमान गोदारा, जिसके पास कोई क्लियर आईडी नहीं, कोई सिक्योरिटी पास नहीं, वो बॉर्डर होम गार्ड्स को चकमा देकर आराम से गेट क्रॉस करके सीधा प्लांट के सबसे सेंसिटिव एरिया में चला गया। सिर्फ गया ही नहीं, उसने वहां अंदर जाकर टाटा प्रोजेक्ट्स के ऑफिशियल्स के साथ हाथापाई भी की। इसके वीडियोस भी लीक हुए थे। अब इस इंसिडेंट को सुनकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ आप ड्रोन्स गिराने के प्लान बना रहे हैं, आईएएफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आम आदमी चलकर सीधा कोर एरिया में आ गया। ये तो वही बात हुई ना कि आपने अपनी तिजोरी के आगे तो बड़े लेजर सेंसर्स और फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिए, लेकिन तिजोरी की पिछली खिड़की पूरी खुली छोड़ दी। सही बात है। ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की एक भयानक फेलियर थी। जब आपके पास इतना क्रूशियल नेशनल एसेट हो तो सिर्फ एक डंडा लेकर गार्ड खड़ा करने से काम नहीं चलता। वहां कम से कम सीआईएसएफ की मल्टी टियर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। बायोमेट्रिक स्कैनर्स होने चाहिए थे। बिल्कुल। अगर हनुमान गोदारा की जगह वो कोई टेररिस्ट होता और किसी हाई प्रेशर क्रूड टैंक के पास कोई ब्लास्ट कर देता, तो वहां जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता, उसकी आग पूरे जिले में तबाही मचा देती। एक चेन रिएक्शन फैलता जिसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो फिर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा, इन सारे तथ्यों को एक जगह रखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? एक तरफ तो हमारे पास ये 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसका NCHI 17.0 है। ये सच में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा ख्वाब है। लेकिन दूसरी तरफ 20 अप्रैल को जो आग लगी, उसने एक बहुत ही बदसूरत रियलिटी दिखा दी कि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। हाँ, ये सिर्फ एक पाइप फटने की कहानी नहीं थी। ये स्टोरी है इस बारे में कि कैसे पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल मेस और बेसिक इंजीनियरिंग लॉजिक को इग्नोर किया गया। मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग के बेसिक्स को आप पॉलिटिक्स के टाइम टेबल से मैच नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर आकर फिजिकल मेटल्स और प्रेशर वेसल्स जवाब दे देते हैं। इस बार सिर्फ पैसा जला है, पर अगली बार शायद जानी नुकसान भी हो सकता है। HRLL की आगे की जांच सिर्फ एक फटे हुए इक्विपमेंट की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पूरे वर्किंग कल्चर की होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी पर मैं इस विश्लेषण को ख़त्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर लाना चाहती हूँ। एक ऐसा विचार जो शायद हमें हमारे आने वाले कल को लेकर थोड़ा सतर्क कर दे। बोलिए। हमारी स्पीड देखिए आज, जैसे जैसे हमारा देश तेज़ी से बढ़ रहा है और हम इन इतने बड़े, इतने महंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं, क्या हम अनजाने में कांच के महल खड़े कर रहे हैं? मेरा मतलब है, आज हमारी असली चुनौती ये नहीं है कि हम कितनी स्पीड से एक 40,000 या 79,000 करोड़ की रिफाइनरी खड़ी कर सकते हैं। असली चुनौती ये है कि क्या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स, हमारे इंजीनियर्स का धैर्य और हमारे क्वालिटी चेक्स, क्या वो हमारी इस
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रफ्तार के साथ कदम मिला सकते हैं। अगर उद्घाटन से पहले आग लग सकती है तो सोचिए क्या होगा जब अगली बार ऐसी जल्दबाजी में बने किसी प्रोजेक्ट का सामना किसी टेक्निकल फेलियर से नहीं बल्कि किसी असली जियोपॉलिटिकल हमले से होगा। इस बारे में ज़रूर सोचिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस फॉरेंसिक एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही विषय की गहराइयों को नापने के लिए।